हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी मैटर की श्रृंखला चल रही थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे पदार्थ के। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मैटर या जिसे अपन पदार्थ कहते हैं उसके अपन पार्ट 2 को देखते हैं। आइए अपन इसके एमसीक्यूज करते हैं। पहला क्वेश्चन, धातुओं में कौन सा सबसे कम कुशल ऊष्मा का चालक है? Among metals, which is the least efficient heat conductor? मरकरी, कैल्शियम, सोडियम, लेड। सीसा, पारा, कैल्शियम, सोडियम। तो देखो, मरकरी या पारा तो हो नहीं सकता। मरकरी का यूज थर्मामीटर में होता है ना। मरकरी जो है थर्मामीटर में यूज होता है, और जैसे ही थर्मामीटर जैसे ही शरीर हमारा गर्म होता है तो मरकरी एक्सपेंड होने लगता है, फैलने लगता है। तो वो तो ऊष्मा का चालक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। कैल्शियम और सोडियम मेटल है, तो यदि अपन बात करें तो ये भी मेटल की भी विशेषता क्या होती है कि ये भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब यहां पर अपने पास बचता है लेड या सीसा। सीसा जो है ये ऊष्मा का सबसे कम चालक होता है, तो यहां पर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है सीसा। यही पूछा है लीस्ट एफिशिएंट हीट कंडक्टर, तो आपका आंसर हो जाएगा लेड, सीसा। देखिए, यदि अपन बात करें मेटल की या किसी भी एलिमेंट की, तो उसमें अपन कह सकते हैं तीन तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। पहला होता है कंडक्शन, जिसे अपन कहते हैं चालन। दूसरा होता है कन्वेक्शन, जिस कन्वेक्शन को अपन कहते हैं संवहन। और तीसरा कहलाता है रेडिएशन, जिसे अपन कहते हैं विकिरण। ये तीन तरीके होते हैं किसी भी स्थान पे ऊष्मा को एक जगह से दूसरे स्थान जाने के। जब अपन बर्तन को गैस के ऊपर रखते हैं या आग के ऊपर रखते हैं तो बर्तन का जो हैंडल है ये भी गर्म हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स अपना स्थान नहीं बदलते, केवल हीट या ऊष्मा अधिक से कम की ओर जाती है और वह ऊष्मा को आगे बढ़ाती है, तो उसे अपन कहते हैं चालन या उसे अपन कहते हैं कंडक्शन। ठीक, जैसे बर्तन का क्या होगा, मान लो आप खाना बना रहे हैं, खाना बनाते समय आपने उसमें चम्मच छोड़ दिया और कुछ समय बाद वो चम्मच गर्म हो जाएगा, तो वहां पर जो घटना होगी वो है कंडक्शन, चालन। अब ये जो है ये होता है संवहन, कन्वेक्शन। संवहन में ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मॉलिक्यूल्स गति करते हैं, अणु गति करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही पानी उबलता है तो क्या होता है, पानी उबलता है तो नीचे जहां से पानी गर्म हो रहा है वहां से पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे चले जाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल्स अपना स्थान बदल के संचरण करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं ऊष्मा का, तो उसे कहते हैं कन्वेक्शन या उसे कहा जाता है संवहन। और विकिरण या रेडिएशन का मतलब होता है जब ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए किसी प्रकार के कोई माध्यम की आवश्यकता ना हो। जैसे यदि ये आग जलेगी और आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आपको गर्मी का एहसास होगा, उसके लिए आपको किसी प्रकार के मीडियम या माध्यम की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आ गया, कोई माध्यम नहीं चाहिए। तो जब माध्यम नहीं चाहिए तो उसे रेडिएशन, विकिरण कहते हैं। जब मॉलिक्यूल्स अपना स्थान नहीं बदलते, ऊष्मा अधिक से कम की ओर जाती है, चालन। और जब मॉलिक्यूल्स अपना स्थान बदलते हैं तो उसे कहते हैं कन्वेक्शन, उसे कहा जाता है संवहन। एल्यूमिनियम का उपयोग खाना पकाने के बर्तनों के उत्पादन में किया जाता है। एल्यूमिनियम के निम्नलिखित में से कौन से गुण प्रश्न में होने वाली घटना के लिए जिम्मेदार है? पहला, अच्छी तापीय चालकता, गुड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक, दोनों उत्कृष्ट हैं, डक्टिलिटी, तन्यता। अच्छा, डक्टिलिटी दूसरा, तीसरा हो जाएगा दोनों उत्कृष्ट है, और चौथा गलनांक अत्यधिक उच्च है। अब आपसे ऑप्शन दिया है पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा, पहला और चौथा। तो खाना बनाने वाले बर्तन में एल्यूमिनियम तो अच्छा तापीय चालकता, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, थर्मल कंडक्टर ऑफ हीट जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और तो मतलब ए तो होगा। और गलनांक अत्यधिक उच्च है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, यस, कि बहुत ज्यादा अपन गर्म कर रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और चौथा, है ना। गुड कंडक्टर है वो तो अच्छी बात है, पता चला गुड कंडक्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्म होकर और वो पिघल गया, तो अपने खाना बनाने का क्या मतलब।
तो वो क्या होना चाहिए, गुड कंडक्टर तो होना चाहिए, साथ ही साथ उसका गलनांक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, तब तो वो गलेगा नहीं। तो दोनों स्थिति को जो पूरा कर रहा है वो अपना ऑप्शन डी, ए और 4। विच एलिमेंट इज क्लासिफाइड एज अ मेटलॉइड, सल्फर, सिलिकॉन, बेरियम और बोरोन। ठीक, अब यदि आपको याद हो तो अपन ने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 118। टोटल नंबर ऑफ मेटल, धातुओं की संख्या कितनी है, 93। टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल कितने हैं, 18। टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड कितने हैं, 7 मेटलॉइड हैं। पेरियोडिक टेबल में यदि आप जाएं तो पेरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं ये जो दिख रहे हैं एक सीक्वेंस पे, आपको यहां पर जो दिखाई दे रहा है ना, ऐसे आप पेरियोडिक टेबल में एक ऐसी लाइन खींच लेना। तो ऐसी जब आप लाइन खींचोगे तो क्या होगा, ऐसी लाइन खींचने पर यहां पर जो है ये सब मेटल है, धातु है, यहां पर जो है ये सब नॉन मेटल है, अधातु है। इस लाइन पे जो जो आ रहा है वो सब क्या है, मेटेलॉइड्स। तो देख लो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये 7 क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल, या ये 7 को अपन कहते हैं उपधातु। अब अपन ऑप्शन में चलें, क्या है, सल्फर अधातु है, सिलिकॉन, बेरियम, बोरॉन। ठीक, अब ऑप्शन देखो क्या क्या है, सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम। ठीक, तो यहां पर अपने 2 ऑप्शन है, सिलिकॉन और बोरॉन। इन दोनों को क्या कहा जाता है, नॉन मेटल, सॉरी, इन दोनों को कहा जाता है मेटलॉइड्स, उपधातु। ठीक, हो सकता है ये भी ए और बी, बी और सी दोनों वाला रहा हो, शायद ये जो है इसको कॉपी पेस्ट करने में मैं शायद भूल गया। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन और बोरॉन, बी और डी दोनों क्या है, मेटलॉइड्स, बी और डी दोनों क्या है, उपधातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी विच एलिमेंट नेवर फाउंड इन फ्री नेचर, अपनी उच्च प्रतिक्रियाशीलता के कारण कौन सा तत्व प्रकृति में कभी भी मुक्त रूप में नहीं पाया जाता है। तो देखो अभी इसमें इतना कंफ्यूज होने का है ही नहीं, प्रकृति में, नेचर में नहीं पाया जाता। तो आपको पता है ऑक्सीजन नेचर में है, नाइट्रोजन है। ठीक, अब मान लो आपको फ्लोरीन और नियॉन में कंफ्यूजन हो रहा हो तो याद करो नियॉन जो है वो नोबल गैस है। 18th ग्रुप होता ना, अपन पेरियोडिक टेबल की यदि बात करें तो ये 18th ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ओगन, एसम, ओजी आजकल यहाँ जो है, तो ये सभी जो है ये सब किस में आते हैं, नोबल गैस में। नोबल गैस में आएगा यहाँ पर नियॉन। तो नोबल गैस में है, इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0। इसकी जो संयोजकता है या वैलेंसी है वो होती है 0। तो ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा, तो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। तो आपका आंसर हो जाएगा जो मुक्त अवस्था में नहीं है वो क्या होता है, नियॉन। O2 होगा, F2 होता है, N2 होता है, लेकिन नियॉन में क्या होता है, Ne। तो आपका आंसर हो जाएगा Ne। ऑक्सीजन हमेशा खुद के 2 मॉलिक्यूल के साथ रहेगा, फ्लोरीन 2 के साथ रहेगा, नाइट्रोजन 2, लेकिन नियॉन जो है ये 1 में रहेगा। ठीक, सितार और वायलिन जैसे धातु वाद्य यंत्रों की घंटी तार बनाने के लिए धातु के किस गुण का उपयोग किया जाता है। देखो अब कंफ्यूज नहीं होना, बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार एंड वायलिन विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सीधी सी बात है, उनमें आवाज होती है ना। यदि मान लो बेल्स की जगह यहाँ पर घंटी ना होता, सिर्फ और सिर्फ आपसे कहता कि घंटी की जगह तार बनाने में, तो तार बनाने का यदि गुण है तो फिर आपका आंसर हो जाता डक्टिलिटी या तन्यता। लेकिन घंटी भी दे रहा है, अब घंटी तो तन्यता के कारण बनेगी नहीं, उसका तो तन्यता से कोई लेना देना नहीं है ना। तो वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सोरोनेस, या जिसे अपन कहते हैं ध्वनिकता। ठीक, यदि सिर्फ घंटियां लिखा होता, घंटी लिखा होता तो सोरोनेस, सिर्फ तार लिखा होता, सिर्फ तार, तो फिर वहां पे डक्टिलिटी हो जाता। लेकिन घंटी और तार दोनों दिया है, तो ऐसा जो दोनों में काम करे वो क्या होगा, ध्वनियता, सोरोनेस।
आगे बढ़ेंगे। अगला यदि अपन देखें तो तार, धातुओं के तार खींचे जाने के गुण को किस प्रकार, हाँ तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, डक्टिलिटी या तन्यता। धातुओं की क्या विशेषता होती है कि जब अपन उनको खींचते हैं तो वो टूटते नहीं है, इसी खींच पाने की क्षमता को अपन कहते हैं डक्टिलिटी। जैसे आपने सुना होगा 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो ये जो इतनी लंबी तार बनाई जा सकती है, तो इतनी लंबी तार बनते तक जब अपन खींचेंगे किसको, सोना को, तो सोना जो है वो क्या नहीं होगा, गलेगा नहीं, मतलब इससे टूटेगा नहीं। तो ये विशेषता हो गई किसकी, धातु की। तो तार जैसे बनाएंगे तो तन्यता, तन्यता तार, ठीक। नॉन मेटल जनरली फॉर्म डैश आयन व्हेन दे रिएक्ट केमिकली। देखो समझना, यदि अपन आयंस की बात करें तो आयंस दो होते हैं, एक होता है पॉजिटिव जिसे अपन कहते हैं कैटायन, और एक होता है नेगेटिव जिसे अपन कहते हैं एनायन, ठीक। जब अपन बात करते हैं मेटल की, तो मेटल हमेशा क्या करते हैं, रिएक्शन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। कौन, मेटल, धातु। जबकि अपन बात करें यदि नॉन मेटल की, तो वो हमेशा रिएक्शन करने के लिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जब वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की वजह से क्या होता है, उनमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कौन सा चार्ज ज्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यदि अपन बात करें मेटल या धातु की, तो धातु जो है वो हमेशा क्या बनाते हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कैटायन। और नॉन मेटल जो होते हैं ये हमेशा नेगेटिव बनाते हैं, मतलब एनायन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधातु रासायनिक अभिक्रिया समय कौन सा आयन बनाते हैं, हमेशा ये कौन सा आयन बनाते हैं, अधातु है, इलेक्ट्रॉन को लेती हैं, मतलब नेगेटिव, ऋण आयन। नेगेटिव लिखा है, गुड, अच्छी बात। और मान लो नेगेटिव ना लिखा रहे तो याद रखना, पॉजिटिव को अपन क्या कहते हैं, कैटायन, नेगेटिव को अपन क्या कहते हैं, एनायन, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोस आइंस्टीन कंजन, हाँ ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, वैसे आपको इसका आंसर कमेंट में देना चाहिए, लेकिन ठीक है मैं बता देता हूँ। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, बोस आइंस्टीन कंडेंस, बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, कम गतिज ऊर्जा होती है, उच्च गतिज ऊर्जा और उच्चतम गतिज ऊर्जा। याद करो अपन पढ़े थे डिटेल में कि जब बोस आइंस्टीन अवस्था होती है तो गैस को परम ताप पर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप जिसे अपन कहते हैं 0 केल्विन, या जिसे कहा जाता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जब अपन इसको माइनस में ले आए मतलब ठंडा कर रहे हैं, और ठंडा करने से मॉलिक्यूल के बीच की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कम होती है। अब देखो इसको तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप पर ठंडा कर रहे हैं, मतलब इनके बीच की जो काइनेटिक एनर्जी है तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी, तो उनके बीच की काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत कम। यदि इसी की जगह आपसे प्लाज्मा अवस्था पूछ लेता तो, याद करो प्लाज्मा अवस्था में अपन ने क्या पढ़ा था, जब गैस को अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है, हीट इन वेरी हाई टेम्परेचर, जब अत्यधिक तापमान पर अपन इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो मॉलिक्यूल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। पर यहाँ पर बोस आइंस्टीन है, बोस आइंस्टीन में परम ताप पे ठंडा करते हैं, तो इसके बीच की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, ठीक। अब ये सब ऐसे क्वेश्चन दोस्त, इनको आपको लॉजिक ही लगाना पड़ेगा, मैं ज्यादा से ज्यादा ढूंढने की कोशिश तो कर रहा हूं, पर मान लो नहीं ढूंढ पाया, पेपर में आया तो लॉजिक लगाना, ठंडा कर रहे हैं मतलब उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, ठीक। अगला, द कलर ऑफ वेपर्स फ्रॉम सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन। तो देखो ये सब्लिमेशन और इसके एग्जाम्पल अपन वीडियो में डिटेल में पढ़े हैं, आप जाके वीडियो में अच्छे से देख लेना, अच्छे अच्छे उदाहरण अपन पढ़े हैं। उसी में अपन एक एग्जाम्पल पढ़े थे कि आयोडीन में कौन सा गुण होता है, ये सीधे सॉलिड से किस में बदल जाता है, वेपर्स में, या सीधे ये बदल जाता है गैस में, मतलब इसमें ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन का गुण पाया जाता है। अब याद रखना आयोडीन आप कभी देखोगे ना तो आयोडीन का कलर होता है पीला,
आपने देखा होगा टिंचर शब्द सुना होगा आपने, जब अपन को चोट लग जाती है तो अपन कहते हैं ना कि अपन डिटॉल लगा रहे हैं, तो डिटॉल तो कंपनी का नाम है, उसके अंदर जो पीले कलर का जो लिक्विड भरा रहता है जो अपन रुई के साथ लगाते हैं घाव में, ये कहलाता है टिंचर। और टिंचर जो है ये आयोडीन सॉल्यूशन होता है एक प्रकार का। आयोडीन सॉल्यूशन आप यदि अपनी प्रयोगशाला में लैब में देखते हैं तो वो येलो कलर का दिखाई देगा, गाढ़ा सा येलो रहता है, जैसे अपन लिख रहे हैं ना लगभग ऐसा ही वाला, हल्का येलो नहीं होता। अब उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या है कि सब्लिमेशन ऑफ, तो आप ये नहीं सोचना कि आयोडीन का सब्लिमेशन हो रहा है तो भी वो पीले कलर का होगा, यहां गड़बड़ हो जाएगा। जब ये भाप बनता है तो याद रखना, भाप बनने पर आयोडीन जो है पर्पल या बैंगनी रंग की भाप बनाता है। स्टीम जो होगी इसकी पर्पल या क्या कलर की होती है, वॉयलेट कलर की होती है। समझ रहे हैं आप ना, येलो नहीं वॉयलेट। इसलिए आप देखना जब आयोडीन की कहीं रिएक्शन कराते हैं, जैसे आप एक पढ़ते हो कि स्टार्च टेस्ट, यदि किसी सब्सटेंस में स्टार्च होता है और उसमें अपन आयोडीन को डालते हैं तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है, तो वही वॉयलेट बैंगनी रंग से आप इसको रिलेट करके याद रखना। आयोडीन होता पीला है लेकिन ऊर्ध्वपातन के बाद वो कैसा हो जाता है, बैंगनी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, ये भी बनना चाहिए किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक है। तो देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ नहीं है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कण नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कण, पानी मतलब लिक्विड है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप के कण, भाप मतलब गैस है। अब यहां आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, तो समझो यहां पर एक चीज आती है जिसे अपन कहते हैं लेटेंट हीट, या जिसे आपने हिंदी में सुना होगा कहते हैं गुप्त ऊष्मा। किसी भी पदार्थ की वह ऊष्मा जो उसके तापमान में परिवर्तन करे बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। मान लो ये आपके पास पानी है, इस पानी को आप उबालना चालू करते हैं, जैसे ही पानी उबलना चालू होता है इस पानी का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इस पानी से बनती है भाप। ये जो भाप है इसका टेम्परेचर भी होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आप देखना यदि कभी हाथ में आपको भाप लग जाए तो भाप लगने पे बहुत ज्यादा जलन होती है, पानी गिरने पर होगी नो डाउट, लेकिन यदि भाप लग जाए आपको, जैसे मान लो आप कभी खाना बना रहे हैं, सब्जी चलाने के लिए ढक्कन हटाते हैं और वो भाप जो आपके नाखून में यदि चले जाती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, जबकि टेम्परेचर तो उसका भी 100 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। पानी जो है लिक्विड फॉर्म में है, जबकि जो गैस है स्टीम है वो किस फॉर्म में है, गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स में अवस्था तो बदल गई, लिक्विड से गैस में तो आ गए, लेकिन तापमान नहीं बदला। टेम्परेचर इसलिए नहीं बदला क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स ने बहुत सारी हीट या ऊष्मा को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया, और गैस ने इसका एब्जॉर्प्शन कर लिया, इसलिए इसके पास क्या ज्यादा हो गई, हीट। और ये हीट अब दिख तो रही नहीं है क्योंकि यहां भी 100 है यहां भी 100 है, तो वो छिपी हुई है, इसलिए उसे अपन क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। इसलिए आप देखना कुकर में जब अपन किसी चीज को उबालते हैं, चाहे आलू उबालो, सब्जी उबालो, अंडा उबालो, पुलाव बना लो, कुछ भी, वो जल्दी बनता है गंजी की अपेक्षा, क्योंकि पानी जैसे ही उबलता है पानी बदलता है गैस में, गैस की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, लेटेंट हीट ज्यादा होती है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होती है, तो ये जल्दी सब्जी के आर पार भेजती है और उसे उबालती है, जबकि पानी वो काम करने में समय लेगा। ठीक, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस भाप, क्योंकि भाप के पास लेटेंट हीट होगी और लेटेंट हीट होने के कारण वो क्या करेंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे। ठीक, तो यहां पर आज जो है अपन मैटर या पदार्थ के और जो बचे हुए क्वेश्चन थे इन्हें कर लिए। ऐसे ही धीरे धीरे हम हमारी और क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप भी ज्यादा से ज्यादा ऐसे टेस्ट लगाते रहें और अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप टेस्ट लगाते रहें। कोई भी यदि आपको डाउट आता है, सिर्फ इससे नहीं, कोई भी कहीं का भी रिलेटेड डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।